प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हमारे साथ फिर से हैं द सुपरस्टार ऑफ यूट्यूब फिल्म रिव्यूअर्स के मतलब बहुत बड़ा नाम प्रतीक बोराडे जी। प्रतीक जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद संदीप सर मुझे बुलाने के लिए। जी। अ, तो प्रतीक जी के चैनल पर जब आप हमारे दर्शक जो भी पहली बार यदि जानते हों या पहले से जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो ज़रूर जानते होंगे कि प्रतीक जी ने फ़िल्मों को देखने का एक भारतीय एंगल दिया है और ये बात हमारी जनता को पता थी कि कुछ तो गलत हो रहा है फ़िल्मों में। पर वो बात कोई पब्लिकली इतना नहीं कहता था और प्रतीक जी ने कंटिन्यूअसली ये बात जो है अपने चैनल के माध्यम से 2016-15 शुरू से ये कहते रहे और तमाम झंझावातों को झेलते हुए ये कहते रहे, तमाम तरीके के थ्रेट्स और कई तरीके की चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ इन्होंने कहा है और आज ये बात प्रतीक जी के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुँच गई है और वो उन्होंने समझा है कि फ़िल्मों के माध्यम से, नेटफ्लिक्स के माध्यम से, अमेज़न के माध्यम से किस प्रकार भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन को पीछे ढकेला जा रहा है और ये कैसे एक बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। तो आज प्रतीक जी का ही एक सुझाव था कि हम लोग इस पर चर्चा करें कि लगातार जो 20-30 साल 25 साल के ऑडियो विजुअल माध्यम पे जिस प्रकार से वामपंथ का कब्जा है या अमेरिकन जो एक कैपिटलिज्म का कब्जा है और मानिए इस बात को कि अगर हम वामपंथ और अमेरिकन कैपिटलिज्म को एक साथ रख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, ये उनका अपना प्रयोग है। तो अमेरिकन कैपिटलिज्म दुनिया भर में वामपंथ प्रमोट करता है और अब ये पूरी तरह साबित हो चुका है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया कि फ़िल्मों के माध्यम से हमें ये भरोसा कि परिवार जो एक इकाई है सनातन की, जो सबसे ज़रूरी इकाई है, जहाँ से बच्चों का मार्गदर्शन होता है, एक बच्चा शेप किया जाता है, एक इंसान जो ज़िंदगी पाता है, वो हिंदू वे ऑफ लाइफ में आता है। तो उसको हिंदू वे ऑफ लाइफ से कैसे काटना है, इसमें फ़िल्मों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे शुरुआत होती है कि दीवार फ़िल्म से कि वहाँ पे वो कहते हैं अमिताभ बच्चन की वो भगवान से झगड़ पड़ते हैं। वो हुँ। भगवान को सुनाते हैं वन ऑन वन। तो उसके प्रकार उस माध्यम से ही जनता को ये लगता है कि मैं भगवान से लड़ सकता हूँ या भगवान को डिफाई कर सकता हूँ या मैं मूर्ति पूजा को डिफाई कर सकता हूँ। बेसिकली इट वाज़ नॉट अगेंस्ट द भगवान, इट वाज़ अगेंस्ट द मूर्ति पूजा। तो यदि आपके माता-पिता ये कहते हैं कि बेटा नहीं मूर्ति पूजा हमें करनी है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, तो आप माता-पिता से लड़ पड़ते हो कि अरे क्यों नहीं? हम तो ये भगवान ने क्या किया मेरे लिए? वो फ़िल्मों से आप प्रभावित हो जाते हैं। हुँ। आपको माता-पिता से तोड़ने के लिए ये सारे बहुत ही महीन सटल तरीके से महीन काम और जैसा प्रतीक जी ने अक्सर बताते रहते हैं कि बहुत ही इतने सटल वे में। सटल वे में आपके दिमाग में डाला जाता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो बिल्कुल। मैं प्रतीक जी से पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ज़्यादा समय न लेते हुए, कि प्रतीक जी फ़िल्मों के माध्यम से आप क्या समझते हैं कि किन पहलुओं को ध्यान में रख के बच्चों को परिवार से अलग करने का काम किया गया है? प्रतीक जी। जी। देखिए 4 शब्द हम बहुत सुनते हैं जितने भी लिबरल्स हैं लेफ्टिस्ट कहिए, वामपंथी कहिए कि सेक्युलरिज़्म, लिबरलिज़्म, फेमिनिज़्म और कम्युनिज़्म। 4 बातें बहुत मीठी-मीठी लगती हैं। आप इनका मीनिंग अगर देखेंगे गूगल पर जाकर के इतनी प्यारी-प्यारी बातें कि भाई धर्मनिरपेक्षता, महिला सशक्तिकरण और जो साम्यवाद और उदारतावाद वगैरह इतनी प्यारी-प्यारी ये सारी बातें लगती हैं। पर आज अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 4 शब्दों की आड़ में विश्व में जितने भी गलत काम हैं वो हो रहे हैं। और ये विषय मैंने क्यों लिया? क्योंकि परिवार पर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए इसका किसी भी देश को अगर आपको अंदर से अस्थिर करना है या तोड़ना है या फिर ये यूँ कहिए कि किसी भी देश में जो बहुसंख्यक समाज होता है, वो राष्ट्रवादी ही होता है, वो अपने देश से प्रेम करने वाला होता है, वो अपने राष्ट्र के साथ में, अपने देश के कल्चर के साथ में खड़ा होने वाला ही होता है, चाहे आप विश्व में किसी भी सभ्यता को ले लीजिए, किसी भी देश को ले लीजिए। ऐसे समय में वहाँ पर जो लोग जैसे कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा से नहीं है, ऐसी कोई पार्टी हो या ऐसे कुछ विचारधारा के लोग हैं, उन्हें अगर सत्ता में आना है, तो वो कैसे आएँगे? क्योंकि भाई जब अधिकतर बहुसंख्यक समाज अगर राष्ट्रवादी है, अपने देश से, अपने कल्चर से प्रेम करने वाला है, तो वो ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात कर रही है, उसे छोड़ कर के उन लोगों को वोट दे,
जो दिख रहा है कि भाई ये हमारे ही देश के अगेंस्ट, हमारे ही देश के कल्चर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस बहुसंख्यक समाज को कैसे मोड़ना है? उसके लिए 4 तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कि कम्युनिज्म की बात करके समाज का जो गरीब वर्ग है, गरीब, किसान, मज़दूर, इनको बहुसंख्यक समाज से तोड़ा जाता है। कम्युनिस्ट ये काम करते हैं, उनके तथाकथित रूप से उनके अधिकारों की बात करते हुए बाहर से अपने आप को दिखाते हैं। उसके बाद सेक्युलरिज़्म की बात करें तो वे जो माइनॉरिटीज़ है अलग-अलग, उनको अपने साथ में लाने के लिए तो एक ताकि एक वोट बैंक बन सके ना बहुसंख्यक समाज के अगेंस्ट। पहले तो गरीब, किसान, मज़दूर इनको कम्युनिस्ट अपनी तरफ से कम्युनिज़्म की बातें करके अपने साथ लिया जाता है, सेक्युलरिज़्म की बात करके माइनॉरिटीज़ को अपने साथ में लिया जाता है। उसके बाद फेमिनिज़्म की बात करके महिलाओं को पुरुषों से तोड़ना, परिवार से अलग करना, तो ये काम फेमिनिस्ट करते हैं। और उसके बाद में लिबरलिज़्म की जहाँ पर बात आती है ना, तो यहाँ पर टारगेट किया जाता है बच्चों को, युवाओं को। उनको लिबरेट होने के सपने दिखाए जाते हैं, परिवार से, रीति-रिवाज़ों से, परंपराओं से, रूढ़िवाद से उनको कहा जाता है कि ये जो पेरेंट्स हैं, ये आपके सपनों को कुचलने वाले हैं। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो आपको उनसे अपने आप को लिबरेट करना है, लिबरलिज़्म। तो परिवार तोड़ने की ये जो भावना है, ये इस लिबरलिज़्म के अंडर आती है। कम्युनिज़्म, सेक्युलरिज़्म, फेमिनिज़्म, लिबरलिज़्म। तो ये बच्चे एक स्वाभाविक सी बात है युवावस्था में एक रेबेल माइंडसेट होता है, कि भई हमको क्रांति लानी है। ये तो रूढ़िवादी समाज है, इन्होंने तो इतना ऑप्रेस करके रखा है माइनॉरिटीज़ को। ये इंडियन स्टेट ऐसा है, इंडियन आर्मी वहाँ पर कश्मीर में अत्याचार कर रही है, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार कर रही है, कश्मीर की आज़ादी की बातें, जेएनयू में आप देख लीजिए, झोला छाप माइंडसेट, झोला लगाकर ढपली लेकर के आज़ादी के नारे लगाना। उनमें आपके हमारे जैसे ही बच्चे हैं ना, हमारे ही समाज से आने वाले बच्चे हैं ना, तो वो माइंडसेट बनता कैसे है कि एक बच्चा पढ़ाई छोड़ करके, अपना करियर छोड़ करके, वामपंथियों के लिए, उनके पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ढपली लेकर के, झोला टंगा करके वो नारे लगा रहा है। क्या क्यों करता है वो ऐसे? ये तो एक बात हो गई। दूसरा अगर आप देखेंगे अभी भी आप यूट्यूब पर जाइए सर्च करिए किस ऑफ लव कैंपेन। सन 2012-13 में ये कैंपेन काफ़ी चला था। जितनी भी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है भारत में, सब जगह पर एक किस ऑफ लव कैंपेन चलाया गया था। कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ चौराहे पर खड़े होकर के एक-दूसरे को किस कर रहे थे। और केवल एक-दूसरे को ही नहीं, एक-एक लड़की 3-3 4-4 लड़कों को किस करते हुए आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे। बस यूट्यूब पर सर्च करिए किस ऑफ लव कैंपेन। और उन वो करके उन्हें लग रहा था कि वो पैट्रियार्की से लड़ रहे हैं, वो रूढ़िवादी समाज से लड़ रहे हैं, वो फासीवादी ताकतों से लड़ रहे हैं। तो ये आपको तो ये माइंडसेट आता कहाँ से है कि एक बच्चा इस प्रकार से अपने ही उनका हित चाहने वाले जो लोग हैं वो उसके लिए फासीवादी बन जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स बन जाते हैं, रिग्रेसिव बन जाते हैं। तो ये माइंडसेट बनाने का काम वामपंथी करते हैं और इसके लिए सबसे बड़ा टूल अगर कोई है, तो वो आर्ट एंड लिटरेचर का क्षेत्र ही है। कला और साहित्य का क्षेत्र ही है। और कला और साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्य की अपेक्षा कला, जहाँ पर विजुअल्स के माध्यम से ये बातें हमारे दिमाग में डाली जाती है, वो सबसे खतरनाक होती है। एक पुस्तक पढ़ते हैं तो कम से कम वहाँ पर केवल शब्द होते हैं, पर सुषुप्त मन पर सबसे ज़्यादा असर दृश्य करते हैं। बचपन में देखा हुआ कोई दृश्य आपको अभी भी याद होगा, पढ़ी हुई लाइन आपको शायद याद नहीं होगी, पर जो कोई एक एक दृश्य होता है ना, एक छप जाता है हमारे दिमाग में। तो जब उसी बात को विजुअल्स के माध्यम से, फ़िल्मों के माध्यम से ये बातें हमारे दिमाग में डाली जाती है, तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है। और वहाँ पर वामपंथी तो मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर होते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने में, किस प्रकार से चाहे सेक्युलरिज़्म की बात हो तो माइनॉरिटीज़ को ऑप्रेस दिखाकर, बहुसंख्यक समाज को अत्याचारी दिखाना और बड़ी मीठी-मीठी बातें करना कि हम तो लिबरेट कर रहे हैं भाई, हम तो फासीवादी ताकतों से लड़ रहे हैं। लिबरलिज़्म की बात हो तो बच्चों को ये बहुत ड्रीम्स को फ़ॉलो करो, प्यार की ताकत, हुँ, प्यार सबसे बड़ी ताकत है, आपको इनके पीछे जाना है। तो ये ऐसी बातें करके बच्चों को परिवार से तोड़ा जाता है। फिर भाई हमें तो अपने टर्म्स पर लाइफ़ जीनी है, समाज कौन होता है हुँ, हमें जज करने वाला, पेरेंट्स कौन होते हैं हमें जज करने वाले। तो हुँ, इस प्रकार से बच्चों को परिवार से तोड़कर एक यूँ कहें कि वोक एक्टिविस्ट बनाने का काम फ़िल्म इंडस्ट्री करती है, ताकि आप हाँ, हाँ, बोलिए? हाँ, जी। नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आपकी बात से ही मुझे एक बात ध्यान आई। अपनी प्लीज़ अपनी हाँ, बात कंप्लीट तो करें। वोक एक्टिविस्ट बनाने का काम इंडस्ट्री करती है। आप यहाँ पर देखिए मैं कई सारे कमेंट्स वग़ैरह मेरे चैनल के साथ में तो ज़्यादातर युवा ही जुड़े हुए हैं, जिनका पॉलिटिक्स से ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, फ़िल्में देखने वाले युवा है वो। अ, जिनके काफ़ी सपने भी होते हैं, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, वे खुद संभ्रम में होते हैं, कि भाई कौन हमारा सच में हित चाह रहा है? क्योंकि उन्हें लिबरल्स और वामपंथी दिखते हैं कि भाई ये तो बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं, ड्रीम्स को फ़ॉलो करने की बातें कर रहे हैं और पेरेंट्स तो रिग्रेसिव लग रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है और इस कारण से मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे एलीट वोक माइंडसेट के बच्चे
हमेशा कुछ क्रिटिक्स वगैरह की भी मैं रिव्यूज़ देखता रहता हूँ। वो कहते हैं कि भाई हाँ, आज हम कितने पोलराइज़िंग टाइम में जी रहे हैं। मतलब ये जो मोदी सरकार का समय है, ये बहुत धार्मिक ध्रुवीकरण चल रहा है, देश को बाँटा जा रहा है, फासीवादी सरकार है, कितना पोलराइज़िंग टाइम में हम जी रहे हैं। और ये बातें सच में उन बच्चों को लगती है। हालाँकि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद में किस प्रकार से हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। चाहे आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, जल मार्ग ले लीजिए, शौचालय बनाना, कोई भी भाई मैं तो कहता हूँ कोई भी क्षेत्र 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ है। देश आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। पर फिर भी ये जो आप देखना ये एलिट्स, वोक्स, एलिप्टिस्ट उनके मन में इतना डर बिठा दिया गया है कि भाई ये देश को तोड़ने वाले हैं फासीवादी और वो उन लोगों को जिताना चाहते हैं, जिन्होंने हुँ, दशकों तक, 65 वर्षों तक देश को पीछे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर प्रकार से वेस्टर्न प्रोपेगेंडा पर वो काम करते रहे। आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर हर महीने कहीं न कहीं पर दंगों की खबर आती थी और पुलिस कैसे हालात करके रखे थे। आज़म खान की भैंसें ढूँढी जाती थी पुलिस के द्वारा। ये उस समय के हालात थे। आज वही पुलिस हुँ, उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों को उन्होंने समाप्त कर दिया या गुंडा राज उन्होंने समाप्त कर दिया। कितना विकास के मार्ग पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पर फिर भी जो बच्चे छुट बच युवा हमारे देश के, कई सारे उसमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो उन्हीं लोगों को वापस लाना चाहते हैं, जो पुलिसों से भैंस ढूँढवाते थे और जो आज बिल्कुल। अपराधियों के विरुद्ध काम करने वाली पुलिस है, वो उनको फांसीवादी ताकतें लगती है। तो ये कैसे एक इतनी कॉमन सेंस की बातें भी जो काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, वो भी नहीं समझ पाते और उनको बताया जाता है कि भाई ये अनएजुकेटेड लोग हैं, आपको तो एजुकेटेड लोगों को जिताना है। कौन राहुल गांधी, अखिलेश यादव या जो भी है। हाँ, आपने जैसे इन लोग का नाम लिया, तो योगी जी ने मैं तो स्वयं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैंने ये बदलाव बहुत 2012 से लगातार देखा है कि यहाँ पे क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। अद्भुत बदलाव है। अच्छा, नैरेटिव की ताकत कि राहुल गांधी जो कि योगी जी से 1 साल बड़ा है हुँ। और मैं उस आदमी को रत्ती भर इज़्ज़त देने के मूड में नहीं हूँ, वो बड़ा है, वो युवा है, पर योगी जी कभी युवा नेता के रूप में नहीं आते हैं। हुँ, अखिलेश यादव 1 साल छोटा है, वो युवा है। लेकिन योगी जी जो दोनों के बीच में आते हैं, चूँकि योगी जी ने कभी ये शब्द अपने मुँह से स्वयं इस्तेमाल किया था हुँ, कि मैं बीच में आ गया हूँ इन दोनों के। तो अ, लेकिन वो कभी युवा नेता के रूप में प्रेज़ेंट नहीं किए गए। खैर उत्तर प्रदेश की बात अभी हम किसी दिन अलग से करेंगे, क्या अद्भुत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। आपने बीच में एक बात कही कि प्यार की ताकत, युवाओं को बताया जा रहा है कि प्यार करो, प्यार ही सब कुछ है, ये है, वो है। मैंने देखा है फ़िल्मों में और ये मतलब सन 50, 60, 70 इप्टा के माध्यम से या इप्टा के समय से लगातार चल रहा है कि प्यार करना है। हुँ, अरेंज मैरिज ठीक नहीं होती है। अगर बाप ने शादी करा दी है, तो लड़की जाके कमरे में रोती है कि आपने किस गलत आदमी से मेरी शादी करा दी। तो फ़िल्मों के माध्यम से ये स्थापित कर दिया गया है समाज में कि लव मैरेजेज़ आर द ओनली मैरेजेज़, अरेंज मैरेजेज़ इज़ क्या कहते हैं, इज़ अ टॉर्चर ऑन द पार्टिकुलरली वुमन, ठीक है? हुँ, आदमी पे नहीं, लड़के पे नहीं। और कई बार कई फ़िल्मों में ये भी था कि लड़के पे भी अत्याचार है कि वो उससे नहीं शादी करता जिससे वो प्यार करता है, ऐसे-वैसे, ठीक है। पर डेटा कुछ और बताता है कि पूरा यूरोपीय समाज या अमेरिकन समाज में डाइवोर्स के रेट्स जो कि लव मैरिज आधारित है, वहाँ पे पूरा कल्चर यही है कि लड़का-लड़की स्वयं एक-दूसरे को चुनते हैं और एक-दूसरे को शादी से पहले चुनने के पहले बहुत सारे लोगों को चुनते हैं। लिव इन रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारी दुनिया के सारे कर्म कर डालते हैं। फिर किसी एक को चुनते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़, और उसमें माँ-बाप का कहीं कोई रोल नहीं होता। लेकिन वहाँ डाइवोर्स के रेट्स कहीं ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू भारतीय समाज, जहाँ पे अरेंज मैरेजेज़ होते हैं और जहाँ पे परिवार तय करता है कि बेटा आपके लिए क्या उचित है। क्योंकि परिवार का या माता-पिता का अपना एक अनुभव है। अक्सर ये बताया जाता है कि प्यार से ज़िंदगी कट जाती है, प्यार ही ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, एक ही प्यार आप करो, मतलब प्यार से ज़िंदगी, ये जो प्यार और ज़िंदगी का जो इंटरमिंगल कर दिया गया है, यहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि ज़िम्मेदारियों का कितना बड़ा महत्व है ज़िंदगी को कर्तव्य। जीने में। आपने प्यार कर लिया, शादी कर ली, उसके बाद मात्र प्यार से कार्य नहीं होता। बिल्कुल। आपके अपने रोल्स होते हैं, लेडीज के अपने रोल्स होते हैं, जेंट्स के अपने रोल्स होते हैं। एक और टर्म होता है प्रतीक जी, शायद मतलब आपने, अनकंडीशनल लव। हुँ,
ये फ़िल्मों के माध्यम से बहुत पुश किया गया है, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल मतलब कि मैं कुछ भी करूँ, कैसा भी रहूँ, गंदा रहूँ, अपना कर्तव्य पालन ना करूँ, मैं एज़ अ मैन अपने बच्चों के लिए कुछ ना करूँ, पर फिर ये मेरी पत्नी की ज़िम्मेदारी है, मेरी प्रेमिका की ज़िम्मेदारी है कि वो मुझे प्यार करती रहे, दैट इज़ अनकंडीशनल लव। और वाइस वर्सा कि औरत घर का कोई काम न करे, बाहर का कोई काम न करे, घर में कोई हाथ ना बटाए, खाली बैठी रहे, लेकिन पति की ज़िम्मेदारी है कि उसकी सारी इच्छाएँ पूरी करे। तो ये अच्छा, इसका नेक्स्ट लेवल क्या हुआ जो अभी हमने कल परसों बैंगलोर में देखा कि प्राइड मार्च निकल रहा है। आजकल के बच्चों को अब प्यार करना है तो अब सिर्फ लड़का लड़की से प्यार करे ये इतना पर्याप्त नहीं है। ये लड़की लड़के से प्यार करे, शादी करे, ये भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि हमारे समाज ने इसको स्वीकार कर लिया। एक नया टर्म आ गया, लव कम अरेंज मैरिज। ठीक है भाई, प्यार किया, परिवार भी तैयार, हाँ करा दो यार इन लोग की शादी, खत्म कर, टेंशन नहीं, हुँ। बच्चे भागे नहीं, साथ रहें, आराम से रहें, परिवार के साथ रहें। परिवार यही सोच के लव कम अरेंज करा देता है। तो ये सनातन का ताकत है कि वो समय के साथ बदलना जानता है, पर बिल्कुल। उससे वामपंथियों का पेट नहीं भरा। अब हुँ। क्या है कि अब आप अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करिए। आप सेक्सुअल यदि अंदर लिबरेशन। से लेस्बियन फील नहीं करते हैं, तो भी आप फील करिए, आप ट्राई करिए, आप एक्सप्लोर करिए। आप गे बिल्कुल। नहीं हैं, तो भी आप गे में जाइए, प्राइड में मार्च लीजिए। और आप स्वयं नहीं हैं, तो आप जो हैं उनको सपोर्ट करिए। अच्छी बात है भई, हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स जो हैं सदैव रहे हैं, ज़बरदस्ती पुश नहीं किया गया है, पर जो जैसा रहा है उसको एक्सेप्ट किया गया है। पर इससे पेट नहीं भरता। डिज्नी हॉटस्टार के पता नहीं कितनी सीरीज़ हैं, बिना लेस्बियन किस के उनका काम ही नहीं चलता। हर जगह उनको यही बताना है कि आप बच्चों 15 साल के हैं, 14 साल के हैं, पहले आपका काम है प्यार करना। प्रतीक जी, मैं आखिरी बात करके एक उदाहरण से, कुछ दिन पहले मैं विकास देवी कीर्ति जी जो तथाकथित कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस का चलाते हैं, आईएएस के कोचिंग हैं, और उनके अलावा मुझे और कोई जो पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वाजीराम राव और इस तरीके के जो पुराने स्थापित हैं, उनके टीचर यूट्यूब पे नहीं दिखते, खाली ये दिव्य कीर्ति ही जी दिखते हैं। तो इनका साहित्य तक, लल्लन टॉप का जो आज तक का जो इंडिया टुडे ग्रुप का एक मंच था, वहां पर इनसे पूछा गया कि लड़कों की समस्या क्या थी कि सर तैयारी करने की और प्यार करने की उम्र एक ही है, कैसे मैनेज करें? तो उन्होंने कहा पहले प्यार कर लो, फिर तैयारी कर लेना। प्रतीक जी, यदि मैं अपने पिताजी से कहूँ कि मैं जा रहा हूँ आईएएस की तैयारी करने, मैं साथ में प्यार भी करना चाह रहा हूँ, तो मेरा परिवार मुझसे क्या कहेगा कि बेटा पहले पढ़ लिख लो, इसके लिए उम्र पड़ी है? या मेरा गुरु मुझसे क्या कहेगा कि बेटा पहले अपना पढ़ाई के प्रति, करियर के प्रति जो आपका कर्तव्य है, आप वो पूरा कर लीजिए, और इसके लिए आपके पास तमाम उम्र है। पर दिव्य कीर्ति जैसा गुरु कहता है कि पहले प्यार कर लो, उसके बाद पढ़ाई-वढ़ाई तो चलती रहती है। तो ये दिव्य कीर्ति जी 12th फ़िल्म में भी इन्होंने अपना ही रोल स्वयं प्ले किया है। यही विकास दिव्य कीर्ति हैं जो, खैर, तो ये जो स्थापित कर दिया है वामपंथ के माध्यम से, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्यार, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, जो कई फ़िल्मों के माध्यम से पूरी तरह अरेंज मैरिज को डिस्कार्ड किया गया और लव मैरिज को आत्मसात कर लिया गया। इस पे आपकी क्या राय है, प्रतीक जी? देखिए विवाह में सबसे ज़्यादा अधिक जैसा कि आपने कहा कि कर्तव्य की, ज़िम्मेदारियों की सबसे ज़्यादा मुख्य अगर कोई बात है तो वो कर्तव्य ही होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ ही होते हैं। भले ही आप अपने मन से भी कोई लाइफ़ पार्टनर अगर चूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपके लिए कर्तव्य, ज़िम्मेदारियाँ वही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्यार सबसे बड़ी ताकत है, प्यार से बड़ी तो कोई ताकत ही नहीं है। ये सारी बस ढकोसला बातें बॉलीवुड के द्वारा कही जाती है, बताई जाती है। और एक बात जो आपने प्राइड मार्च की कही, उसमें देखिए ट्रांसजेंडर्स ये जो वर्ड है ना, उसको सबसे पहले तो एक हमारा कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो किन्नर समाज जिसे हम कहते हैं, वो ट्रांसजेंडर नहीं है। ट्रांसजेंडर किन्नर समाज को इंग्लिश में इंटरसेक्स कहा जाता है, जिनका जन्मतः जो शारीरिक जो अंग होते हैं, वो स्त्री या पुरुष से अलग होते हैं, जन्मतः। उसी प्रकार से उनका जन्म होता है, तो उन्हें हम किन्नर कहते हैं। इंग्लिश में इंटरसेक्स कहा जाता है या हिंदी में उभयलिंगी, मध्यलिंगी ऐसे अलग-अलग उसके लिए शब्द है। ट्रांसजेंडर की जहाँ तक बात है, इसके पीछे वेस्ट का एक बहुत बड़ा रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है कि जिस जेंडर के साथ में आपका शारीरिक रूप से जो आपका जेंडर है, जिसके साथ आपका जन्म हुआ है, वो आप नहीं है।
आप अपने आप को कुछ अलग फ़ील करते हैं। जैसे कि स्त्री है तो आप पुरुष फ़ील करते हैं, पुरुष है तो स्त्री फ़ील करते हैं या फिर रोज़ ही आप अपना जेंडर बदलना चाहते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने मिनिमम 80 प्रकार के जेंडर खोज करके रखे हैं। कोई भी गूगल पर जाकर के आप सर्च करिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर, 80 प्रकार के जेंडर खोज करके रखी है, 50 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखे हैं। केवल गे, लेस्बियन नहीं, उसमें बायसेक्सुअल है, ओमनीसेक्सुअल है, पैनसेक्सुअल है, पता नहीं कितने-कितने 40-50 प्रकार के इन्होंने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस खोज करके रखे हैं। तो ये वही बातें हैं लिबरलिज्म कि हम आपको लिबरेट करेंगे। रूढ़िवादी समाज है, उसने आपको दबा करके रखा है, आप एक्सप्लोर करिए सेक्सुअल लिबरेशन की बातें करना। और ये एक एलिट माइंडसेट जिन्होंने कभी भी ज़मीनी सच्चाई को देखा नहीं है, बैठे-बिठाए सारी बातें मिल गई है, तो उस माइंडसेट से ये विचारधारा जन्म लेती है कि आपको कुछ तो करना है ना, आपको कुछ तो मनुष्य बैठे-बैठे उसको कुछ रिवॉल्यूशन लाने की बात हो, तो रिवॉल्यूशन लाएगा कहाँ से? क्योंकि पेरेंट्स अभी अरेंज मैरेज को लव मैरेज को भी तो मना नहीं कर रहे, जैसे कि आपने कहा कि लव कम अरेंज मैरेज, चलो हम कर लो भई विवाह जो तुम्हारी मर्ज़ी से है। तो आप रिवॉल्यूशन लाएँगे कैसे फिर परिवार के विरुद्ध? आप उनको विलन तो किसी न किसी प्रकार से दिखाना होगा। तो ये उन्होंने एक नई बात जैसे कि ये बिल्कुल शुरू कर दिया कि भाई अब इसके लिए तुम परिवार के विरुद्ध लड़ो, इसके लिए तुम पेरेंट्स के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध लड़ो। और यहाँ पर भी आप मैं कुछ अगर फ़िल्मों का आपको उदाहरण दूँ तो प्रेम की जहाँ तक बात आती है तो इनकी खुद की फ़िल्मों में भी अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे कि कभी लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। मुझे अगर उदाहरण देना हो तो तनु वेड्स मनु का उदाहरण ले लीजिए। आर माधवन का कैरेक्टर, उसके सामने जिमी शेरगिल है। कंगना रनौत आप देख लीजिए। जिमी शेरगिल को एक उच्छृंखल दिखाया है, गुंडा है और कंगना रनौत शुरुआत में उसके प्यार में पड़ जाती है। उसी के अगेंस्ट आर माधवन का पात्र क्या है कि वो ज़िम्मेदार है, अपने कर्तव्यों को लेकर सजग है, अच्छी जॉब है, सभ्य है, अच्छे परिवार से है। तो कंगना रनौत को वो सही नहीं लग रहा, वो उसको जिमी शेरगिल पसंद आ रहा है। पर अंततः वो किसके पास जा रही है कि जो ज़िम्मेदार है, अपने कर्तव्य को लेकर जो सजग है। अंततः उसको शादी उसके साथ ही करनी पड़ती है, कि बचपन में जो आपको बड़ा एकदम क्या कहते हैं प्लेबॉय टाइप कैरेक्टर, कैसानोवा जिसको कहते हैं, बस लड़कियों को घुमा रहा है, ये वो। तो उनको हीरो के रूप में प्रस्तुत बॉलीवुड ने किया, तो वो बचपन में होता है कि भाई वो अट्रैक्ट करते हैं लड़कियों को। और जो बड़े सभ्य हो, सज्जन हो, डिसेंट हो अपने-अपने काम पर, करियर पर, फ्यूचर पर ध्यान दे रहे हो, वो सही नहीं लगते। पर अंततः अगर आपको सेटल होना है, तो ऐसा ज़िम्मेदार व्यक्ति ही आपको अपने जीवन में लगता है। बड़ी-बड़ी प्यार की केवल बातें करके जीवन नहीं चलता है। और बाकी अरेंज मैरेज के विरुद्ध प्रोपेगेंडा हो, तो आप देखिए विवाह जैसी फ़िल्म, इतनी सुंदर फ़िल्म, पर उसके अगेंस्ट आपको यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। आज की जनरेशन के बच्चे, जो उस फ़िल्म का भद्दे से भद्दे तरीके से मज़ाक उड़ाते हैं। पूनम का जो कैरेक्टर है, वो अगर विनम्रता से, सभ्य भाषा में थोड़ा-सा उसकी आवाज़ को दबा हुआ दिखाया है, वो मतलब एक होता है, स्त्री का जो शरीर है, वो स्वाभाविक सी बात है, उसकी भावना प्रधान होती है, कोमल शरीर होता है। आप उसको ज़बरदस्ती एग्रेसिव दिखाकर या उसको ज़बरदस्ती पुरुषों जैसा बनाना जो चाहते हैं फेमिनिस्ट, ऐसा नहीं होता है। पर उस बात का लेकर भी आपको फेमिनिस्ट वगैरह उस फ़िल्म का बहुत मज़ाक उड़ाते हुए देखने को मिल जाएँगे, विवाह फ़िल्म का। और बाकी इनकी जो आजकल की जो वोक फ़िल्में हैं, उसमें तो क्या-क्या दिखाया जाता है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। और प्रेम यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात आती है, जब यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंस करना होता है ना, तो वहाँ पर ये ऑनर किलिंग जैसी बातें लेकर के आ जाएँगे। कहीं पर होती है, ऐसे नहीं कि ऑनर किलिंग की हुँ, घटनाएँ नहीं होती है, पर उन बातों को लेकर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है, बच्चों को परिवार के विरुद्ध भड़काने का। कि पेरेंट्स आपके दुश्मन हैं और प्यार से तो आपका जीवन चल जाएगा। यहाँ पर एक मैं उदाहरण अगर दूँ तो जैसे कि पावा कड़ईगल एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ है। उसमें 4 एपिसोड्स हुँ, है, उसमें से एक एपिसोड प्रकाश राज का है। उसकी बेटी दूसरे किसी जाति के लड़के से विवाह कर लेती है। हुँ, 1 डेढ़ वर्ष होने के बाद में बेटी गर्भवती हुई है। तब तक उसने पिता से कभी बात भी नहीं की थी। गर्भवती होने के बाद में वो पिता को बताती तो पिता उसको गाँव बुला लेता है कि आ जाओ। अब बेटी आती है, गर्भवती है, पति को साथ में लेकर के आती है, प्रकाश राज उसका स्वागत वगैरह करता है और फिर जिस दिन जो भी गोद भराई की रस्म जो होती है, उसके पहले दिन रात्रि को वो अपनी गर्भवती बेटी को विष दे करके तड़पा-तड़पा कर मार देता है। दरवाज़ा बंद कर लेता है, उसको विष दे देता है और वो देख रहा है बेटी तड़प-तड़प कर मर रही है। और वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि समाज ने ताने मारे थे प्रकाश राज को, समाज में नाम कितना खराब हो गया। ऐसी फ़िल्में बच्चों को इस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है, आप विश्वास करिए कोई राष्ट्रवादी, कोई ट्रेडिशनल फैमिली का व्यक्ति भी उस फ़िल्म को अगर उस पार्ट को अगर देखेगा ना, उसके मन में समाज या परिवार नाम से घिन आ जाएगी उसको। वो दोबारा कभी समाज या परिवार ये शब्द भी सुनना नहीं चाहेगा। इस प्रकार से उसके मन में घिन भर जाएगी। तो ये सिस्टमैटिक वे में नैरेटिव बनाया जाता है। परंतु ऐसा नहीं कि ऑनर किलिंग की घटनाएँ नहीं होती है, पर उससे हज़ार नहीं लाख गुना ज़्यादा दूसरी ऐसी कई घटनाएँ होती है, जहाँ पर ये प्यार नाम के झुनझुने के कारण करोड़ों बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है।
जहाँ पर वो एक अच्छे जीवन जी सकते थे, अपने फ्यूचर, अपने करियर पर फोकस करके, अपने माता-पिता की बात मान करके। पर उसी समय वे अपने माता-पिता के विरुद्ध जाकर कुछ ऐसे गलत रिलेशनशिप्स में फँस जाते हैं, वहाँ पर या तो वो खुद ब्रेकअप, फिर वो सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, या फिर जीवन भर के लिए अपना एक जीवन का जो अमूल्य समय था उसको बर्बाद कर लेते हैं, वो तो वापस मिलने वाला नहीं है। और ऐसी कंडीशन हुँ, में कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो घुट-घुट कर जीते हैं, एक ज़िंदा लाश बन कर के रह जाते हैं। कई पेरेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी तो उससे हज़ारों, ऑनर किलिंग से हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा घटनाएँ ऐसी है। पर उसको एक सिंगल फ़िल्म में भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी, जहाँ पर ये असली सच्चाई जीवन की दिखाई गई हो। पर बस ये बच्चों आपने को बहुत भटकाने। सही बात कही। तो ये जो परिवार के विरुद्ध भड़काने के लिए जो बातें एक सिस्टमैटिक वे में बच्चों को दिखाई जाती है, इसका बहुत गहरा प्रभाव, गहरा असर होता है। एक उपेन्ना नाम की फ़िल्म आई थी, तेलुगु फ़िल्म ही है। हुँ, उसमें विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में है। एक हिंदू परिवार की बच्ची है, समाज के उच्च वर्ग से पिता है, और वो बच्ची, पिता इतना उससे प्रेम करता है अपनी बच्ची से कि रोज़ वो उसको छोड़ने के लिए स्पेशल बस, एक अकेली अपनी बेटी के लिए उसने बस की हुई है, कि कोई मेरी बेटी को छेड़े नहीं। अपने बेटी को हुँ, अपने घर की इज़्ज़त इज़्ज़त वो मानता है कि ये मेरी बेटी मेरे घर का सम्मान है। इस प्रकार से पिता हुँ, का पात्र है। पर इस पिता के पात्र को एक दरिंदा, एक मॉन्स्टर कैसे प्रेज़ेंट किया है इस फ़िल्म में, आप देखना, मतलब आप घिन हो जाएगी, पिता, परिवार, इन शब्दों से ही। तो वो पिता अपनी बेटी को सम्मान मान रहा है। तो वो बेटी के पीछे एक लड़का है जिसे क्रिश्चियन दिखाया है, वो रोज़ उसका पीछा कर रहा है। पिता ने बेटी के लिए एक स्पेशल बस करके रखी है, वो लड़का उस लड़की का पीछा कर रहा है, रोज़-रोज़ उसके पीछे जा रहा है, लड़की उसके प्रेम में पड़ जाती है। एक रात्रि को वो पिता को बिना बताए उस लड़के के साथ में चली जा रही है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, पिता इधर तड़प रहा है, चिंतित है, पीड़ित है बहुत। और फिर वही एक, तो और उस पिता को बहुत ही ज़्यादा घटिया, मतलब आपको घिन हो जाएगी ऐसे पिता से, परिवार नाम से ही। जो पेरेंट्स अपने बेटी को घर का सम्मान मानते हैं ना, उस बात से आपको घिन हो जाएगी कि पेरेंट्स कौन होते हैं हमें कहने वाले कि हम रात को कब घर आएँगे भी या नहीं आएँगे, तुम कौन होते हो हमें जज करने वाले। ऐसी जो फ़िल्में होती हैं, जो सटल वे में ये बातें दिमाग में डालती है ना, वो ज़्यादा भयानक होती है। ये जो एकता कपूर का कंटेंट, या अल्ट बालाजी, या फिर ये गंदी बात वगैरह जो सीरीज़ होती है ना, हुँ, भाई ये खतरा नहीं है, खतरा ऐसा कंटेंट है, जहाँ पर इस प्रकार से वामपंथी मैनिपुलेट करते हैं बच्चों को। हुँ, गंदी हुँ, बात सीरीज़ देख लेंगे तो बच्चों को परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना नहीं जगेगी। पर मैंने जिन हुँ, फ़िल्मों का नाम बताया, उनके कारण परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना जगती है। या जैसे अगर अ, और मैं आपको उदाहरण दूँ तो थ्री इडियट्स जैसा उदाहरण ले लीजिए। हुँ, भाई इतनी एंटरटेनिंग फ़िल्म है, आप 50 बार देख लीजिए, कभी भी बोर नहीं होंगे। पर हुँ, परिवार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना आप कभी शांत मन से सोचना, उसी फ़िल्म के कारण हमारे मन में जगी। कि भाई पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे तो हम जो चाहे वो जॉब करेंगे, ड्रीम को फ़ॉलो करेंगे। एक कॉमन सेंस की बात है, जॉब करना या कोई व्यवसाय करना या खेती करना, ये कोई ड्रीम को फ़ॉलो करने के लिए नहीं किया जाता। ये भरण-पोषण के लिए किया जाता है, आजीविका के लिए किया जाता है। रही बात हॉबीज़ की, तो आप एक ही जगह 10 हॉबीज़ को फ़ॉलो करिए। पर आप हुँ, थ्री इडियट्स को देखेंगे तो किस प्रकार से सुसाइड को रोमांटिसाइज़ करके, कि भाई पेरेंट्स नहीं मान रहे तो हम सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड को रोमांटिसाइज़ कर दिया गया। या एक गरीब घर की माँ अपनी पीड़ा बता रही कि भाई पनीर कितना महँगा हो गया, कुछ दिनों के बाद में सोनार की दुकान में तोला-तोला बेचा जाएगा। वो अपनी पीड़ा बता रही है, और उसको कितने भद्दे तरीके से राजकुमार हिरानी ने दिखाया, देखिए थ्री इडियट्स फ़िल्म में, कैसे मज़ाक उड़ाया गया उस माँ की बात का। और वही एक एलिट माइंडसेट ना, कभी गरीबी देखी नहीं, ज़मीन देखी नहीं है, सब ऐशो-आराम में बड़े हुए, तो फिर इन बातों का मज़ाक उड़ाया जाता है ऐसे फ़िल्म मेकर्स के द्वारा। ये कंटेंट्स इस कारण से बच्चों को ये बातें समझाने की, सजग करने की आवश्यकता है। ये आपने जो ये बात कही है 2-3 बातें मैं इसमें मतलब मैं निकाल पा रहा हूँ। मेरा भी ज्ञानवर्धन हो रहा है कि जो ये यंग बच्चे हैं, इनको 2 बातें समझाना या इनका जो जैसे वामपंथियों का एक लाइन है, कैच देम यंग। तो ये क्या हुँ, है कि टीनेजर्स को 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को या उसके आगे जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से दूर करना। बराबर। कि बेटा जैसे तमाशा फ़िल्म है कि कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो तो वो बोरिंग है। हुँ, आप किसी भी चीज़ को अगर 1 मिनट तक एज़ अ वीडियो देखेंगे, 2 मिनट तक एज़ अ वीडियो देखेंगे तो वो बोरिंग ही दिखेगा। कर्म करना बोरिंग नहीं होता है, लेकिन उसको देखना बोरिंग होता है। तो ये इन्होंने जैसे ग्रेट इंडियन किचन नाम की फ़िल्म एक बनाई और अभी उसका एक रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण आ रहा है। उसमें दिखा रहे हैं कि एक अगर औरत किचन में काम कर रही है तो वो बहुत बोरिंग काम है क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको बोरिंग लग रहा है इसलिए उसके लिए भी बोरिंग है। ऐसा नहीं होता, बट ये रूपांतरण सेट किया गया। आपने थ्री इडियट्स की बात की। शर्मन जोशी जैसा बंदा अगर वो अपने परिवार, अपने
गरीब परिवार का बच्चा है, बड़ी मुश्किल से उसको, और हम सब उस दौर से निकले हैं। हमें पता था कि हमारे माता-पिता हमारी पढ़ाई पर क्या कर रहे हैं, और मेरी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ग्रेजुएशन करते ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने जीवन में लाऊँ। माँ-बाप के लिए तो बाद में लाएँगे ही लाएँगे। सबसे पहले कि अपने खर्चे तो स्वयं उठाना शुरू करें, क्योंकि हमारी आमदनी हो चाहे ना हो, किसी की भी, कोई गरीब आदमी हो, अमीर आदमी, चाहे अर्जुन कपूर हो, वो खुद एक पैसा कमाए चाहे ना कमाए, लेकिन उसे खर्चे तो 100 होते हैं। यदि वो इस लायक नहीं है, 12th फेल है, अर्जुन कपूर जैसा आदमी, कि या बॉलीवुड के सारे नेपो किड्स कि किसी लायक नहीं है, लेकिन उनके खर्चे करोड़ों रुपए में, तो उनके माता-पिता किसी प्रकार से उनको सेट करते हैं कि चलो तुम्हारे नाम से कुछ पैसे आते हैं। तो हर इंसान का एक अपना खर्च होता है, खाने का, पीने का, चलने का, फिरने का। उसको जीवन जीने के लिए अपना खर्च स्वयं उठाना चाहिए। एक इंसान जीवन में आया है तो वो किसी पे निर्भर न रहे। लेकिन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि बेटा तुम्हारा खर्चा तो तुम्हारा पिता उठाएगा ही उठाएगा, नहीं उठाएगा तो वही, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी अपनी डिमांड्स कुछ भी हो। आप प्यार करना चाहते हैं, उस प्यार पे खर्चा करना चाहते हैं, उस प्यार के लिए आप पता नहीं क्या-क्या करना चाहते हैं, वो सारी ज़िम्मेदारी आपके पिता की है। वो नहीं और उठा रहा तो वो अच्छा पिता। पिता वो करता भी है तो ये ऊपर से फ़िल्मों में डायलॉग डालते हैं कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए? और किया है तो कोई उपकार नहीं किया है, तो सभी पेरेंट्स करते हैं। ये और ये अभी आप जैसे प्यार की ही बात कर रहे थे, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, प्यार शब्द को लेकर परिवारों को इतना तोड़ा गया है। हुँ, पहला ये कि आपका अधिकार है प्यार करना, हुँ, और जो आपको रोकता है, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब अगर आप शर्मन जोशी हैं थ्री इडियट्स के, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको पहले फ्री माइंडसेट हो जाना चाहिए, आपको अपनी अंगूठियाँ उतार देनी चाहिए, आपको पूजा-पाठ बंद कर देना चाहिए, आपको अपने माता-पिता से इतना इतना मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? खैर, दूसरा ये कि ठीक है, आपका अपना एक चरित्र हो सकता है, आपके अपने बहुत सारे इंटेलेक्चुअल या अंदरूनी इच्छाएँ हो सकती हैं, जो आप अपने करियर के रूप में आज़माइए, बिल्कुल करिए, कोई समस्या नहीं है। दूसरा ये कि लव मैरेजेस टर्न इंटू लव जिहाद, ठीक हुँ, है? लव मैरेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स टर्न इंटू लव जिहाद। वी नो, प्रतीक जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जिन्होंने तमाम लड़कियों को लव जिहाद से बचाया है, और कई लड़कियों को लव जिहाद से नहीं बचा पाए। बिल्कुल। सैकड़ों स्टोरीज हैं, वी नो फॉर अ फैक्ट, दीज आर फैक्ट्स। स्वाति गोयल शर्मा जी हों, जो बहुत प्रख्यात आपकी स्वराज के लिए लिखती हैं, ओप इंडिया के लिए नूपुर जी लिखती हैं, और बहुत सारे लोग। सूटकेस में लाशें मिलती हैं, बिल्कुल। फ्रिज में लाश मिलती है। इस पे तो एक फिल्म नहीं बनी किसी ने, कि लव मैरिज का एक बुरा एंगल भी है। ये वामपंथी कहता है ना, हर हर चीज का एक दूसरा पहलू होता है, तो भाई ये पहलू भी तो दिखाओ ना यार, कि जहाँ पे लव मैरिजेस टर्न इनटू लव जिहाद, और कैसे ये लड़के जो बस के पीछे पीछा कर रहे हैं, जो आपने बताया। हुँ, फहद फासिल की फिल्म थी आरएनएन रसूलम, ठीक है? तो लड़की हिंदू है, रसूलम मुसलमान है, बस में मिलते हैं, प्यार होता है, उसके बाद जो होता है सो होता है। तो ये जो, और आप याद करिए बॉम्बे फिल्म जब आई थी, यही केस जरा सा उल्टा हो गया था, तो दंगे हो गए थे, बॉम्बे फिल्म बंद कराई गई, मणिरत्नम के घर पे बम फेंके गए थे, क्योंकि लड़का हिंदू था, लड़की मुसलमान थी। फिल्म में बस इतना दिखाया गया था और कुछ नहीं था। हालाँकि खैर, फ़िल्म तो सेक्युलर माइंडसेट की ही थी बस वो शादी के उस पॉइंट के कारण ही। उतना भी नहीं पचा सकते, उतना भी नहीं पचा सकते, ठीक है? हुँ। और तो देखिए, जो आपने लव जिहाद पर फ़िल्म्स की बात की ना, मैं अभी के पिछले 2-3 वर्षों की कुछ फ़िल्मों के मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैंने इस जी, पर वीडियो भी बनाया था, अभी 4 महीने जी। 6 महीने पहले का मेरा वीडियो है। आप लव जिहाद प्रतीक बोराडे सर्च करें तो आपको मिल जाएगा वीडियो। हुँ, जैसे कि अभी दहाड़ नाम की वेब सीरीज़ आई थी, हुँ, उसमें भी हुँ। सेम एंगल उन्होंने लिया है। उसके बाद में अभी अफ़वाह नाम की फ़िल्म आई थी सुधीर मिश्रा की, उसमें भी यही। हाँ, बोलिए। दहाड़ फ़िल्म की नायिका जो है सोनाक्षी सिन्हा जी, वो स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में लव जिहाद के शिकार हैं, ये बात उनको नहीं पता है, या पता है तो पता नहीं है, उनके पिताजी को पता है कि नहीं पता है। पर वो स्वयं सेकुलर होने के नाते वो एक सीमा लांघ चुकी हैं, और वो बहुत शादी जो भी की है उन्होंने, खैर व्यक्तिगत जीवन पे कोई आक्षेप नहीं है। आप व्यक्तिगत जीवन में जो करना है वो करिए, पर आप दहाड़ में अभी चालू कर रहे हैं कि ये सही है, और उसका और दूसरा पहलू और नहीं उन दिखा रहे। उन खैर, उन क्राइम्स को व्हाइट वॉश करना, जो माता-पिता अपने बच्चों एग्ज़ैक्टली। की बच्चियों की चिंता कर रहे हैं, उनको दरिंदों की तरह दिखाना और बच्चियों को उनसे तोड़ना।
तो ये जो हुँ, क्राइम्स हो रहे हैं उनको व्हाइट वॉश करके उल्टा आप उसको बढ़ावा देने का एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे तो लगता है। तो ये बिल्कुल। एक तो दहाड़ हो गई, उसके बाद अफ़वाह आई थी, इसी वर्ष की फ़िल्म है हुँ, सुधीर मिश्रा की। हुँ, हुँ, गुड हुँ, बाय फ़िल्म आई थी। गुड बाय में रश्मिका मंदान्ना और अमिताभ बच्चन। तो रश्मिका मंदान्ना हुँ, हुँ, एक लिव इन रिलेशनशिप में है, अमिताभ बच्चन उसके विरोध में था, एंडिंग में वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद एक डबल एक्सेल नाम की फ़िल्म आई थी। हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा आई थी उसमें भी यही बात उन्होंने दिखाई थी। उसके बाद तारा वर्सेस बिलाल आई थी। एक कश्मीरी हिंदू लड़की और एक ब्रिटिश परिवार दिखाया, मुस्लिम परिवार, और फिर वो कश्मीरी हिंदू लड़की को उसका एक कश्मीरी हिंदू पति धोखा दे देता है शादी की रात्रि को ही, फिर बिलाल आकर के उसको बचा रहा है। ये कुल मिलाकर उसकी थीम थी। उसके बाद अतरंगी रे, अक्षय कुमार की फ़िल्म, उसके बाद लक्ष्मी, अक्षय कुमार की फ़िल्म, उसके बाद हुँ, तूफ़ान, परेश रावल और फरहान अख्तर उसमें थे। उसके बाद इंदु की जवानी, अभी 2 वर्ष पहले की कोविड के समय वो फ़िल्म आई थी। लैला वेब सीरीज़ है। कोड नेम तिरंगा नाम की एक अभी परिणीति चोपड़ा की फ़िल्म आई थी। परिणीति केदार चोपड़ा। के के केदारनाथ का उदाहरण दे सकते हैं। एक लव हॉस्टल नाम की फ़िल्म आई थी। डॉली किटी के हसीन सपने का एक उदाहरण दे सकते हैं। मतलब इतनी सारी फ़िल्में, तो ये मैंने पिछले 2-3 पीके, वर्षों की ही बताई। हाँ, वो पीके मतलब वो तो पुरानी हो गई, ये तो मैं अभी पिछले 2-3 नहीं, वर्षों नहीं, की ही मैं केवल उदाहरण दिया। उतना बड़ा मेनस्ट्रीम हिट उसमें हुँ, भी ये था कि पाकिस्तानी लड़का है और हिंदू लड़की के इंतज़ार कर रहा है पूरा पाकिस्तान हुँ। और दूसरी और एक और आपने बात जित मैं हुँ, जी, जी। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि ये जो कहा जाता है ना कि भई प्यार सबसे बड़ी ताकत है और पेरेंट्स के विरुद्ध जाकर ये सब फ्यूचर वगैरह छोड़कर प्यार के सहारे जीवन कट जाएगा वगैरह-वगैरह ये बातें। ऐसी ये जो प्यार की ताकत बताने वाली जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री के लोग खुद स्वयं विवाह करते समय बड़े-बड़े फाइनेंशियल एग्रीमेंट साइन करते हैं। बड़े-बड़े एग्रीमेंट साइन करके फिर विवाह करते हैं, फिर शादी करते हैं और अपनी ही इंडस्ट्री के लोगों से शादी करते हैं, ताकि अच्छे-अच्छे ब्रांड डील्स मिल जाए। जो कुछ ब्रांड एंडोर्समेंट्स होते हैं, तो कपल हुए तो उन दोनों को साथ में बड़ी अच्छी डील मिल जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, बड़े-बड़े एग्रीमेंट साइन करके, अपने फ्यूचर का ध्यान रखते हुए फिर ये शादी करते हैं। पर दूसरों को क्या बताया जाएगा कि परिवार के विरुद्ध जाओ और से प्यार सबसे बड़ी ताकत है। जितनी बड़ी हमारी फ़िल्म हीरोइन्स हुई हैं, उन्होंने मैक्सिमम बिज़नेसमैन और बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन से शादी की है, भले ही उस बिज़नेसमैन से उनकी दूसरी शादी हुई हो। हुँ, और उदाहरण के रूप में एक के बाद एक हैं, बहुत बड़ी फेमिनिस्ट होती हैं विद्या बालन, जो आज उनके पति हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, दूसरी शादी है विद्या बालन, रानी मुखर्जी स्वयं और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक अरेंज मैरिज हुई थी माधुरी दीक्षित जी की, तो उसपे बहुत बड़ा बवाल हो गया था। उन्होंने उनके उनके परिवार ने उनकी शादी कराई थी, तो उसपे बहुत बड़ा बवाल हो गया था कि भई जिस आदमी को पता ही नहीं कि आप हीरोइन हैं, एक्ट्रेस हैं, क्या हैं, आप उनके साथ कैसे शादी कर सकते हैं? खैर वो एक अलग बात है। दूसरा ये जो है कि अरेंज मैरेजेस, अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें अरेंज मैरेजेस क्या है? माता-पिता जैसे मैं कहूँ कि लव मैरेज में दिखाता है कि इंटर कास्ट मैरिज होनी चाहिए, इंटर ज्योग्राफी मैरिज होनी चाहिए, मैं मानता हूँ होनी चाहिए। पर एक इंसान जो मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव में अपने कई सारे दोस्तों यारों के अनुभव से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये अरेंज मैरेज में क्या होता है कि एक लड़की का जीवन, ज्योग्राफी, लोकेशन बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है और एज़ अ इंसान वो लड़की के जीवन में जितने कम परिवर्तन हों, उसका आगे आने वाला जीवन उतना नॉर्मल होता है। प्यार तो अपनी जगह है, पर वो व्यक्तिगत रूप से अगर किसी की लोकेशन चेंज होती है, कोई छोटे शहर से बड़े शहर में जा रही है, कोई बड़े शहर से छोटे शहर में आ रही है, दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, वहाँ की लाइफ एकदम अलग है या लखनऊ से दिल्ली जा रही है या बैंगलोर जा रही है, हैदराबाद जा रही है। बेसिकली क्या होता है लड़कियों का ही परिवार या लोकेशन चेंज होती है। और ऐसा नहीं है कि लड़कों की ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं आता, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये बड़ा आसान है कहना कि लड़कों की तो जैसी लाइफ चल रही थी वैसी नहीं, उनके भी अपनी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। खाने का परिवर्तन होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अगर कोई पंजाबी, साउथ इंडियन जैसे 2 स्टेट्स दिखाया गया, तो दिखाया गया ना कि एक कॉन्ट्रास्ट था। तो एक इंडिविजुअल को आप जैसे हमारे बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं, मैं यूपी का हूँ तो मैं जानता हूँ हमारे सारे बहुत दोस्त लोग हैं, लड़के हैं, जो गुड़गाँव में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आईटी का काम करते हैं, बैंगलोर में रहते हैं। उनसे वहाँ का खाना नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि उनको यहाँ का दाल-चावल, रोटी-सब्जी वो चाहिए। और वहाँ नहीं मिलता तो क्या करें? खाते हैं। तो जिसकी लोकेशन चेंज हुई, ज्योग्राफी चेंज हुई और ज़ाहिर-सी बात है खाना
डेली का एक बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत सारी आप बातें कल्चरल चेंज हो जाता है बहुत बड़ा, एक रीति-रिवाज़ों तो में मा चेंज हो जाता है, परंपराओं में चेंज हो जाता है, बहुत सारी बातें। बिल्कुल, तो माता-पिता यही जब आपकी अरेंज मैरिज करते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा परिवर्तन ना आ जाए कि आप बर्दाश्त ना कर पाएँ। क्योंकि रहना तो लड़के-लड़के ने एक साथ ही है। आजकल तो क्या है कि मैं जानता हूँ यूपी से जो कि एक वही बिहार का ही पहले हाल था, तो यहाँ से बच्चे बाहर जाते थे नौकरी करने, पढ़ने-लिखने, बाहर ही रह जाते थे, माता-पिता यहीं रहते हैं सबके। अब ये हो रहा है कि नहीं वापस आ रहे हैं लोग। पर एक फ़िल्मों कि वो परिवर्तन जो है लड़के-लड़की को साथ में रहना है, तो एक इंडिविजुअल के रूप में वो परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होता है। तो आपके जीवन में कम से कम परिवर्तन हो। तो अगर आपकी सेम ग्रूमिंग है, लेट्स से सेम कास्ट मैरिज है, आई विल टेक इट साइंटिफिकली या थोड़ा-सा नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में, तो ये है कि चलो ठीक है, आपके भी रीति-रिवाज सिमिलर हैं, आपके भी रीति-रिवाज सिमिलर हैं, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खाना-पीना सिमिलर है, मेबी थोड़ा ज्योग्राफी का परिवर्तन हो, और परिवार आपस में मिंगल्ड है, तो परिवार का एक बहुत बड़ा रोल होता है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अकेले रहते हैं और आपस में वो बर्दाश्त नहीं कर पाते एक-दूसरे के साथ एक-दूसरे को रहना। लेकिन जहाँ परिवारों का छत्र-छाया रहती है, तो छोटी-छोटी बातें जीवन निकालने में आसान हो जाती हैं। माँ-बाप अपने ही लड़कों को डाँटते हैं कि तुम बहू के साथ क्या कर रहे हो? क्या बदतमीज़ी कर रहे हो? ऐसे बात नहीं कर सकते हो। वो छत्र-छाया हटाने का काम ये फ़िल्में करती हैं। माँ-बाप की छत्र-छाया हटाने का काम ये फ़िल्में करती हैं। अरेंज मैरेजेज़ के बेनिफिट्स को पे आज तक एक फ़िल्म नहीं बनी। या जिसने बनाई विवाह। विवाह हम आपके हैं कौन? मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग को जानता हूँ जो लोग सूरज बड़जात्या जी को पर्सनली जानते थे। मेरी इनसे कभी बात हो रही थी पहले। तो उन्होंने कहा कि वो लोग उनके घर पे सूरज बड़जात्या जी के शायद मध्य प्रदेश में या कहीं पे कहीं उन लोग का पुश्तैनी घर है। तो कहे कि वो लोग वहाँ गए थे, कहे कि वो जैसे हम आपके यहाँ कौन में दिखाया है ना, ये परिवार वैसे ही रहता है। ये हम एक-दूसरे के रिलेट साथ सभी केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, हम सभी के हम रिलेट कर पाते हैं। हम आपके कौन हो, विवाह हो, भाई विवाह के साथ तो न मुझे तो लगता है कि 90% लड़के-लड़कियाँ रिलेट करेंगे विवाह के साथ में, जिन्होंने भी अरेंज मैरेज किया है। और आज भी मेरे दोस्त यार उन लोगों ने अरेंज मैरिज की थी, देयर अमेजिंगली सक्सेसफुल। बहुत आराम से प्यार से रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। और नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, इज़िली करते हैं, और बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते कि हमको अपना जीवन ऐसे जीना है, वैसे जीना है। जो इस फ़िल्म या इन इसकी प्रक्रिया से बच जाता है, वो अपना जीवन अच्छे से निकाल ले जाता है। खैर, हुँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि फ़िल्मों में कभी अरेंज मैरेजेज़ के बेनिफिट्स को कभी नहीं दिखाया गया, उसको नकारा गया। लव मैरिज के तमाम बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स दिखाए गए, स्थापित किया गया, लव मैरिज ही सब कुछ है, वैसे ही करना चाहिए। जबकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है कि लव मैरिजेस टर्न इंटू अ लॉट ऑफ शिट, और लोगों की ज़िंदगी कैसे नरक हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन उसके नेगेटिव को कभी किसी फ़िल्म में इस प्रकार से नहीं दिखाया गया। इसका मतलब है कि कहानी या कैरेक्टर या ज़िंदगी के पहलुओं को छूने की कोई इच्छा नहीं है फ़िल्मों के द्वारा, अपना एजेंडा परोसना है। जो उनको पिक एंड चूज़ कि कड़वा-कड़वा जो है थू-थू हो जाता है और मीठा-मीठा आपको परोस दिया जाता है, बस। आपने प्रतीक जी एक बहुत ज़रूरी बात कही, मैं उस पे भी आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों के मन में ये डालना कि आपको अपने सपने पूरे करने हैं, और सपनों का भी ना एक सेट पैटर्न है। ग्लैमर सपने वर्ल्ड। ग्लैमर वर्ल्ड, और सपने जो हैं वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से उनको दूर करते हैं, और जिस दिन आपकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है, उस दिन आपके मन में असंतोष पैदा होता है, और असंतोष से जीवन आपका जो है कहीं न कहीं डामाडोल हो जाता है। अस्थिर हो जाता है। तो क्या ये जीवन को अस्थिरता देने का भी कार्य वामपंथी फ़िल्म मेकर्स कर रहे हैं इन माध्यम से? बिल्कुल। प्रतीक जी। अब जीवन जीवन पर अस्थिरता की बात पर आऊँ उससे पहले आपने जो अंतरजातीय विवाह उसकी जो बात की, तो देखिए सबसे पहली बात तो आप पूरे विश्व में अगर देखेंगे, ये बच्चों के दिमाग में उनको भड़काने के लिए विशेषतः भारत में, कि भारत कितना जातिवादी देश है और ये जातिवादी इस कारण से क्योंकि यहाँ पर कोई ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की थी और आपको उस ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को स्मैश करना है, ये बातें बच्चों के दिमाग में डालने के लिए, ये सबसे बढ़िया उनके पास में टूल होता है प्यार।
ये बातें उनको और स्वाभाविक सी बात है, बच्चा बचपन से जब ये देखते जाता है, तो उसके मन में अपने ही कल्चर के प्रति या जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं या जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के लोग हैं, उसके प्रति एक घिन आ जाती है। नहीं यार, ये गलत है यार, हमारा कल्चर कितना घटिया है, कितना जातिवादी या सब ये। पर एक कॉमन सेंस की बात है, पूरे विश्व में, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपने-अपने ट्राइब्स में शादी करने की परंपरा रही है। आप किसी भी देश का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सभी अपने-अपने ट्राइब्स में विवाह करते आए हैं। और भारतीय समाज में उस चेंज को एक्सेप्ट भी किया है। ऐसा नहीं कि आज कोई माता-पिता अपने बच्चों के बस गले काटते हुए घूम रहे हैं। उस चेंज को एक्सेप्ट भी किया है और केवल अभी से नहीं, आप अगर इतिहास में भी अगर देखेंगे, भारतीय सनातन संस्कृति में सबसे उच्च स्थान किनका है? भगवान वेद व्यास जी का। जहाँ जिस व्यासपीठ से बैठकर हम आत्मज्ञान की विद्या जो हमारे ब्रह्मज्ञानी संत देते हैं, उसको व्यासपीठ कहा जाता है। वो भगवान वेद व्यास जी एक मछुआरन के बेटे हैं। पिता तो पाराशर ऋषि तो वो तो भाई हमेशा से उनको कोई समाज ने धुतकार दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा तो हम देखते नहीं है कहीं पर भी। या जिनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, वे तो एक महाराजा और दुष्यंत और शकुंतला जो एक वन कन्या मेनका और विश्वामित्र जी की पुत्री जिनको छोड़ दिया था वन में, तो कण्व ऋषि ने उनको सँभाला। तो उनके विवाह से महाराजा भरत का जन्म हुआ, उनके नाम पर भारत का नाम हुआ। तो ये कोई बहुत अलग बात है या फिर कुछ वामपंथियों ने रिवॉल्यूशन लाया, इस कारण से कुछ समाज में कुछ बहुत बड़ा बदलाव है, ऐसी बात नहीं है। पर एक स्वाभाविक सी बात है कि अलग-अलग जो समाज के वर्ग होते हैं ना, वो एक-दूसरे के साथ में जुड़कर रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी ताकत होती है अलग-अलग समाज के वर्ग। कभी भी उस समाज के किसी व्यक्ति पर कोई खतरा आता है, कोई संकट आता है, तो उसका समाज उसके साथ में खड़ा होता है। इस कारण से अपने-अपने अलग-अलग जो ट्राइब्स होते हैं, समाज होते हैं, वो एक-दूसरे के साथ में जुड़े रहते आए हैं। इसमें कोई ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की और कोई बहुत घिनौनी हमारी संस्कृति है, ये बात तो बच्चों को, युवाओं को सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आज भी आप देख लीजिए, रेलवे कर्मचारियों का अलग से संगठन होता है, अलग-अलग मिल के कामगारों का अलग से संगठन होता है, बिजली कामगारों का अलग से संगठन होता है। वो क्यों संगठन बनाते हैं फिर? क्योंकि वो समाज जब उनके ऊपर कुछ आपदा आती है या उनको लगता है कि हमारे कुछ माँग है, तो वो समाज एक-दूसरे के साथ में खड़ा होता है और अपनी माँग को सामने रखता है, चाहे वो आंदोलन करना हो, कुछ भी करना हो। तो भाई वो एक समाज बना है ना। अब रेलवे कामगार कोई आज से 1000 वर्ष पहले नहीं थे, नहीं तो उसके नाम पर भी कोई ना कोई समाज का वर्ग हमारे देश में होता। जैसे कि आज कुम्हार हो, माली हो, सुनार हो, चर्मकार समाज हो, विश्वकर्मा समाज हो, सुतार हो, लोहार हो, कुम्हार हो, जितने भी अलग-अलग आज हम समाज के वर्ग या जिनको जातियाँ कहते हैं, वे पारंपरिक व्यवसाय रहे हैं। और सभी इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, पारंपरिक व्यवसाय होते हैं, वो एक-दूसरे के साथ में जुड़े रहना, ये उनकी ताकत होती है। और इसी ऐसा और उस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमारी जो पारंपरिक व्यवसाय हो, हमारी जो पहचान है, उसके प्रति आत्मग्लानि की भावना हमारे अंदर होने की कोई काम ही नहीं है। उसको तो और ये पूरे विश्व में ही रहा है कि अलग-अलग ट्राइब समाज एक-दूसरे के साथ में जुड़े रहे हैं और जहाँ तक बात है चेंज की, तो वो सनातन संस्कृति ने हमेशा से ही चेंज को एक्सेप्ट भी किया है। और उसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फिर आप अपने कर्तव्य को लेकर सजग रहें। भले ही आप अपने मन से अगर निर्णय ले भी रहे हैं विवाह का, तो उसमें आपको अपने कर्तव्य को सर्वोच्च स्थान रखना चाहिए। आप बस अपनी वासना के लिए, शारीरिक आकर्षण के लिए कर रहे हैं, तो वो स्वाभाविक सी बात है, वो लव मैरिज, वो विवाह टूटेगा ही टूटेगा। जब कर्तव्य की भावना से करेंगे कि मेरे परिवार के प्रति, मेरे समाज के प्रति, मेरे माता-पिता के प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य की भावना से जब विवाह होता है, तो वो स्वाभाविक सी बात है अधिक लंबे समय तक टिकता भी है। और दूसरी बात जो आपने अंत में पूछी, आपने अंत में क्या पूछा था? मैं सपनों थोड़ा में कि बच्चों के सपनों का जो एक सेट पैटर्न तय कर दिया गया है, जो आपने कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड ही उनका सपना है हाँ, हाँ, और ग्लैमर वही वर्ल्ड सपना उसके है। बाद जी। उसके बाद भी आपने एक बात पूछी थी। चलिए ग्लैमर वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें ना, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा बच्चियों को ही टारगेट किया जाता है, आप देखना। मैंने कई सारे एलिट क्रिटिक्स के वगैरह रिव्यूज़ अगर आप देखेंगे, तो वे हमेशा एक लाइन अपने रिव्यूज़ में कहेंगे कि क्या लड़कियाँ केवल शादी करके घर बसाने के लिए होती है क्या? क्या उनको अधिकार नहीं है क्या ड्रीम्स को फ़ॉलो करने का? ये एक लाइन आप हर जगह पर देखेंगे। अब मैंने आज पिछली की बार भी मेरे जी। आज की डेट में एक नया टर्म आ गया है कि अगर कोई लड़की हाउसवाइफ बनना चाहती है, तो उसको बताया जाता है यू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। वो पैट्रियार्कल समाज का इतना शिकार होती है। डोमेस्टिकेटेड कि भैया तुम एक जानवर हो, तुमको जो है ना पालतू बना दिया गया है। अगर तुम ये मानती भी हो कि तुम एज अ हाउसवाइफ रहना चाहती हो और ये तुम्हारे लिए उचित है, तो उसको ये बताया जा रहा है कि बेटा तुमको ना गैसलाइट कर दिया गया है। गैसलाइट भी एक पुरानी फिल्म थी, वो गैसलाइटिंग टर्म ये लोग बहुत यूज करते हैं कि तुमको समझा दिया गया है, तुमको नहीं पता है पर तुम्हारे साथ गलत हो गया है, तुमको नहीं पता है कि यू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। एंड मैं बताऊं, ये टर्म मैंने अपने 10 साल 15 साल के
छोटे बच्चों के मुँह से सुना है, कि ये उनको समझा दिया गया है नई जनरेशन को। और आपने तो एक जो देखिए बात कही आपने बस एक छोटी-सी बात सर, आपने कहा माली, कामगार, भारत में मैं तो एक जाति व्यवस्था देख रहा हूँ, सबसे बड़ी जाति व्यवस्था जुडिशरी में। दिल्ली का जो एलीट जुडिशरी है, उससे बाहर वो शादी नहीं करते। ना अपने बच्चों की, ना किसी की। उससे बड़ी जाति व्यवस्था क्या है? और वो दुनिया को ज्ञान देते फिरते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनसे कहो अपने बच्चों की शादी तुमने कहाँ की है, ये बताओ? कहीं बाहर निकाल के बिहार में की, यूपी में की, दक्षिण में की? नहीं। दिल्ली में, आईएएस सर्कल में, जुडिशरी में, लुटियंस ज़ोन में, आपस में प्यार मोहब्बत शादी-ब्याह चल रहा ये है। और वो चलो न्याय व्यवस्था छोड़िए आप जिन फ़िल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग बड़े प्यार की ताकत की बातें करते हैं या परिवार के विरुद्ध जाकर आपको किसी गरीब लड़के या लड़की से विवाह करना चाहिए, इन बातों को वो दिखाते हैं। पर इस इंडस्ट्री के कितने लोगों ने किसी गरीब किसान बच्ची के साथ में या लड़के के साथ में शादी की है? कितने किसी गरीब परिवार या किसी गाँव के लड़के के साथ में इंडस्ट्री में से एक सिंगल उदाहरण भी मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगा। ये खुद तो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी-अपनी इंडस्ट्री के लोगों के बीच में विवाह करना या अमीर परिवारों के बीच में अपने स्टेटस के अनुसार सोचकर ये लोग विवाह करते हैं। पर बाहर से बस ये तोड़ने के लिए दूसरों को इस प्रकार की बातें ये करते हैं। और जो सपनों की बात हम कर रहे थे, तो अ, ये कहा जाता है लड़कियों को कि क्या तुम्हारा बस शादी करके अपने सपनों को कुचलकर शादी करके घर बसाने के लिए ही तुम हो क्या? तो देखिए एक पुरुषों की भी अगर हम बात करें ना, आप अपने घर से बाहर निकलिए, आपको रास्तों पर कई सारे पुरुषों ने ठेला लगाया हुआ दिखेगा, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई वड़ा पाव बेच रहा है, कोई अलग-अलग त्योहारों पर अलग-अलग वस्तुएँ बेची जाती है, गणेश जी की मूर्तियाँ, बहुत सारे अलग-अलग पटाखे आदि होते हैं त्योहारों पर। सैकड़ों अलग-अलग प्रकार के स्टॉल्स, तो क्या वो अपने सपनों को फॉलो कर रहे हैं? या फिर जो करोड़ों लोग रोज़ मेट्रो में, बसेस में ऑटो में धक्के खाकर 9 टू 5 जॉब करते हैं, क्या वो पुरुष अपने सपनों को फॉलो कर रहे हैं? या फिर आप थोड़ा-सा और आगे जाएँगे किसी मिल में, किसी कारखाने में, कई लोग दिन भर अपनी भट्टी के सामने अपना शरीर तपाते हैं, बहुत अधिक शारीरिक परिश्रम का काम करते हैं। क्या वो अपने सपनों को फॉलो कर रहे हैं? कोई किसान खेत में हल चला रहा है, पसीना बहा रहा है, क्या वो अपने सपनों को फॉलो कर रहा है? तो जॉब हो, व्यवसाय हो या फिर खेती करना हो, ये आजीविका के लिए होते हैं, भरण-पोषण के लिए होते हैं। तो बच्चियों को ये बातें जो भड़काई जाती है, वो उसका एकमात्र कारण है कि उनको एक्सप्लॉइट करना चाहती है इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करती है, सेक्सुअलाइज़ करती है फीमेल कैरेक्टर्स को अपने फ़ायदे के लिए, पैसों के लिए, उस इंडस्ट्री के प्रति युवक-युवतियाँ वहाँ पर वो एक्सप्लॉइट होती रहे या आती रहे, वहाँ से दूर ना हो जाए, इस कारण से ये बातें दिमाग में डाली जाती है ताकि ये चमक-धमक देखकर, एक ग्लैमर वर्ल्ड देख कर के उसकी तरफ आकर्षित होती जाए। और ये कितनी दुःख की बात है देखिए कि जो इंडस्ट्री जहाँ पर कास्टिंग काउच हो, महिलाओं के ऊपर बलात्कार के कितने आरोप लगे हुए हैं और फ़िल्मों में भी हम देखते हैं किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया जाता है, सेक्सुअलाइज़ किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। उस इंडस्ट्री में वो फ़िल्में करके उन बच्चियों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है, लड़कियों के, युवतियों के, कि तुम ये काम करके, ऐसी फ़िल्मों में काम करके तुम किसी पितृसत्तात्मक समाज से तुम लड़ रही हो। तुम पैट्रियार्की को उखाड़ फेंक रही हो ऐसी फ़िल्मों में काम करके। और कई सारे आप इंस्टाग्राम रील्स देख लीजिए, वीडियोज़ छोटी-छोटी बच्चियाँ, इतने अश्लील वीडियोज़ हम देखते हैं। उसके नीचे अगर कोई कमेंट कर दे वो कपड़ों को लेकर, कोई होते हैं अब नासमझी में गलत शब्द बोल हमें किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं, पर कुछ लोग होते हैं, कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, कुछ गलत बातें लिख देते हैं, तो एक पूरा इकोसिस्टम पीछे खड़ा होता है, इनका मीडिया का। वो तुरंत आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखेगा कि इस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को किया गया ट्रोल। देखो किस प्रकार से हम कंज़र्वेटिव समाज में जी रहे हैं कि एक लड़की ने अपने मन के अनुसार कपड़े पहने या रील बनाया तो उसको लेकर कैसे ये लोग ये ट्रोल्स उसको परेशान कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। तो इसके ऊपर वो आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो सही प्रदीप जी मायने में जी, जी। हाँ, हाँ बोलिए। जी, जी। नहीं आप मतलब कहते हैं पहले। जो महिलाएँ सही मायने में इस प्रकार से कितने सारे अत्याचारों की शिकार होती है, ज विशेषतः हम एलीट सोसाइटी में ही ये बातें अधिकतर देखते हैं। भारत के गाँव में तो आज भी इस प्रकार से आपको जहाँ पर कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं होता, कोई सीसीटीवी कैमराज़ नहीं होते, कोई सिक्योरिटी की सिस्टम नहीं होती, कोई वॉचमैन बाहर घर के बाहर खड़ा नहीं होता, बहुत छोटे-छोटे घर होते हैं, दूर-दूर तक कोई पेट्रोलिंग भी पुलिस की नहीं होती, कई बार तो लाइट भी नहीं होती रात को। ऐसे गाँवों में भी जहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर भी वर्षों-वर्षों तक महिलाओं पर कोई अत्याचार की घटनाएँ सुनने को नहीं मिलती। पर जिस ज़्यादातर शहरों में आप देख लीजिए, विशेषतः हाई सोसाइटीज़, एलीट सोसाइटीज़ में, जहाँ पर सारी सुरक्षा की सारी होती है व्यवस्था, वहाँ पर अधिक महिलाओं पर अत्याचार हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपकी बातों से मुझे 3-4 उदाहरण याद आते हैं।
मंटो की कई सारी कहानियाँ हैं, मंटो बहुत प्रसिद्ध कहानीकार रहे, पर उन्होंने क्या है कि जब वो मुंबई में रहते थे, तो फ़िल्म इंडस्ट्री की असलियत भी लिखते थे। तो उनके जो दस्तावेज़ करके 5 किताबों का सेट है। तो शुरू के पहले 2 किताबों में कहानियों का संग्रह, तीसरे में नाटक है, चौथे, 5वें में पर्टिकुलरली फ़िल्म इंडस्ट्री में जिनका उन लोग के साथ संबंध था, उनकी उन्होंने असलियत लिखी है, एकदम असलियत, ठीक है? वहाँ पे कमाल अमरोही की बात होती है, जो पाकीज़ा फ़िल्म के निर्देशक थे, जद्दन बाई की बात होती है, जो नरगिस जी की माताजी थीं, और सब प्रसिद्ध थे फ़िल्म इंडस्ट्री में महिलाओं द्वारा अपनी बेटियों को फ़िल्म स्टार बनाने के लिए उनको परोसने की पूरी रवायत है। ये शुरुआत होती है 1920 से, और इसके बड़े सारे शिकार रहे। और नरगिस वन ऑफ द इनिशियल वन्स, फेमस वन्स। लक बाय चांस मूवी में सेम बात डिंपल कपाड़िया अपनी बेटी को कहती है, जब वो डांटती है उसको कि तेरी माँ ने तुझे प्रोड्यूसरों के सामने परोसा नहीं ना, इसलिए तू आज ये बात बोल सकती है। अगर तुझे, एंड दैट्स अ ट्रूथ ऑफ द इंडस्ट्री। जोया अख्तर ने लक बाय चांस में फिल्म की इंडस्ट्री के कई सारे ट्रूथ दिखाए हैं, दैट्स वन ऑफ द ट्रूथ। उसको अगर हम अभी हम हाल फिलहाल में देखें, तो हमको श्वेता तिवारी एवं उनकी बेटी के माध्यम से सेम कार्यकलाप दिखता है। देखिए, कोई गलत नहीं है, जो जहाँ है, जैसे जैसे सर्वाइव कर रहा है, जो उस इंडस्ट्री में जहाँ अपने आप को सरेंडर कर चुका है। और भी उदाहरण है, कुछ फोटोज आती हैं राज कपूर की फिल्मी पार्टियों की, जहाँ नग्न अवस्था में लड़कियां लेटी हुई हैं और राज कपूर एंड टीम एंजॉय कर रहे हैं। उनके बच्चे क्या सीखते होंगे कि पिताजी हमारे किस प्रकार की पार्टियों में, क्या मतलब कोई कितना भी रईस हो जाएगा, क्या अपने घर में बुला के इस प्रकार की पार्टियां देगा जहां नग्न लड़कियां दिख रही हैं? किस लिए? किसको एंटरटेन करने के लिए? ये आपकी अपनी मानस। और सोनम कपूर का इंटरव्यू आता है, सोनम कपूर कहती है कि मेरे भाइयों ने मेरे किसी दोस्त को नहीं छोड़ा, वो सबके साथ। हमको, आपको पता है प्रतीक जी की हमारे दोस्त अपनी, मतलब हमने अपने दोस्तों की बहनों को या उनको अपनी बहनों से ज्यादा माना है, बहन माना है। और हमें कभी ये नहीं कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं, दिमाग में आया भी नहीं कि हम उनको किसी और नजर से देखें। पर ये फिल्म इंडस्ट्री में कॉमन है कि आप किसी के घर में भी घुसते हैं, तो आप अर्जुन कपूर हो, तो आप यदि सलमान खान के घर में घुसते हो, तो आप मलाइका अरोड़ा पे लाइन मार सकते हैं और बाद में उनको लेके कोने हो सकते हैं। आप अगर अपनी दोस्त अपनी आप अगर हर्षवर्धन कपूर हो या कोई हो, तो आप अपनी बहन की दोस्तों पे लाइन मार सकते हैं और उनको अलग में कहीं ले जा सकते हैं। किसी के घर में भी घुस रहे हैं, बड़ी उम्र हो, अपनी उम्र हो, छोटी उम्र का हो, सबको आपको एक ही नजरिए से देखना है कि मुझे इसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना है। जिम्मेदारी नाम का कोई चीज नहीं है। इट हैज बिकम अ नॉर्मल अफेयर इन द मुंबई इंडस्ट्री, वेरी नॉर्मल अफेयर, कि करण जौहर का कॉफी विद करण इतना मेन स्ट्रीम प्रोग्राम है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर शारीरिक की ही बात होती है और किसी चीज की बात नहीं होती। किसी ने कोई किताब पढ़ी, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। किसी ने कोई काम किया, जीवन में कुछ नया सीखा, कोई कार्य किया, कोई मतलब नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में और इनके इन क्रियाकलापों के माध्यम से हमारे यंग बच्चों के दिमाग में डाला जा रहा है कि बेटा फिजिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपकी अपनी जिम्मेदारियां, अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई, अपना करियर कोई मायने नहीं रखता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज फिजिकली इन्वॉल्व हो जाइए। हम इन लोगों के माध्यम से बेचे जा रहे मतलब ये लोग जो सामान बेच रहे हैं, टूथपेस्ट बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, क्रीम, हम वो खरीद रहे हैं, हमारे बच्चे खरीद रहे हैं, हम इनको फंड करते हैं और ये समाज को क्या परोसते हैं। तो ये मतलब मेरे ख्याल से एक लंबी चर्चा हो गई, पर दर्शकों को ये शायद जानना बड़ा जरूरी है। और मैं कई बार ये भी समझता हूँ कि दर्शक जानते हैं, दर्शक हमारे समझदार हैं, बस वो हमारे मुंह से अपनी ही बात सुनना भी चाहते हैं। एक वैलिडेशन भी चाहिए उनके अपने थॉट्स को। वो अपने शायद हो सकता है दोस्त यारों के साथ ये बात करते हो, पर जब वो यूट्यूब पे प्रतीक जी आपके माध्यम से लगातार ये बात सुनते हैं, तो वो समझते हैं कि हाँ, कोई ऐसा है जो खुल के ये बात आप उनकी ही कह रहा है, जिससे उनको अपना, उनके अपने विचार और स्थापित होते हैं। और और एक अगर और बात उनको, मैं यहाँ जी एंडिंग में प्लीज प्लीज। जोड़ना चाहूँगा
कि ये जो मैंने बातें कही कि इंडस्ट्री किस प्रकार से महिलाओं को एक्सप्लॉइट करती है फ़िल्मों के माध्यम से, चाहे वो सेक्सुअलाइज़ करना हो, ऑब्जेक्टिफ़ाई करना हो और इवन आप 80-90 के दशक में अगर देखेंगे तो बहुत सारा सेमी पोर्न कंटेंट की तो बाढ़ आई हुई थी। विशेषतः दक्षिण भारत की कुछ फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में इसकी हुँ, बाढ़ हुँ, आई हुई हमें देखने को मिलती है। पर आज आप देख लीजिए यही इंडस्ट्री किस प्रकार से नैरेटिव सेट कर रही है। अभी ऋचा चड्ढा की भी एक ऐसी ही सेमी पोर्न फ़िल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस पर जितना मुझे याद है शकीला ऐसे कुछ फ़िल्म उस पर आई थी ऋचा विद्या चड्ढा की बालन तो की विद्या बालन की भी द आई हुई डर्टी है। पिक्चर। तो और ऐसी फ़िल्मों के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया था कि वो समाज से प्रताड़ित थी या बहुत गरीबी थी या समाज ने उनका साथ नहीं दिया या बहुत प्रॉब्लम्स थे, इस कारण से उनको इंडस्ट्री में आना पड़ा और वहाँ पर भी आप अगर देखेंगे, इंडस्ट्री को या उन डायरेक्टर्स को दोष देने की अपेक्षा ये समाज पर पूरी बातें थोप दी जाती है और इवन जो लोग ऐसी फ़िल्मों का विरोध भी करते हैं, उन फ़िल्मों के कंज़र्वेटिव समाज के रूप में कि देखो वो तो अपने पैसे कमा रही है, पर ये समाज के लोग ना धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं हाथों में बोर्ड वगैरह लेकर के। ऋचा चड्ढा की फ़िल्म में तो वो सीन भी था। एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा सुपर डीलक्स अगर आपने देखी होगी, हुँ, उसमें हुँ, एक एंडिंग वाला जो पार्ट है, 2-3 कहानियाँ उसमें दिखाई है ना, च 3 हुँ, या 4 हुँ, कहानियाँ दिखाई है। एंडिंग वाली जो कहानी है, वहाँ पर ये दिखाया है कि एक बेटा एक पॉर्न सीडी खरीद के लेकर के आता है, उसमें उसकी माँ दिखाई देती है और वो माँ को मारने के लिए जा रहा है फिर एंडिंग में। तो हुँ, फिर वो लड़का चढ़ते-चढ़ते सीढ़ी पर गिर जाता है और वो चाकू उसके ही पेट में घुस जाता है और माँ हुँ, उसको फिर बचाती है। हुँ, तो दिखाने का क्या प्रयास किया कि वो माँ जिसने अपने बेटे को बड़ा करने के लिए ऐसी फ़िल्म में काम किया, तो ऐसे माँ को कैसे वो जज कर रहा है, कैसे गलत वो मान रहा है और वो ये बात कैसे गलत है, उस बच्चे को गलत है या उस बात को वो रोमांटिसाइज़ करना कि इंडस्ट्री में ऐसी जो काम किए हुए हैं, उसको एक प्रकार से जस्टिफ़ाई करने का भी प्रयास उन्होंने किया है या इवन एक मराठी फ़िल्म आई थी न्यूड हुँ, रवी जाधव उसके डायरेक्टर है और वही अभी बाल शिवाजी भी बनाने जा अटल रहे जी। हैं। अटल वो भी बनाने जा रहे हैं, मुझे तो बड़ी चिंता है उन फ़िल्मों को लेकर के। तो उसमें एमएफ हुसैन जिसने हिंदू देवी-देवताओं के भारत माता का नग्न चित्र निकाला, उसका महिमा मंडन भी किया, नसरुद्दीन शाह ने वो कैरेक्टर प्ले किया है न्यूड में। अब उस फ़िल्म में जो महिला ये अपनी युवावस्था में उसने अपनी इस प्रकार की पैसे कमाने के लिए या श श घर चलाने के लिए वो ये सब काम करती है, न्यूड पोज़ देना और फिर उसका बेटा जब बड़ा होता है, तो अपनी माँ के वो फ़ोटोज़ वग़ैरह देख कर के उन पर वो थूक मतलब वो गंदगी फेंक रहा है, गालियाँ दे रहा है। मतलब माँ ने कि ये इस इंडस्ट्री में ये एक इस प्रकार के सेमी पोर्न फ़िल्मों में काम करना हो या पोर्न फ़िल्मों में काम करना हो या इस प्रकार के, तो वो कोई बहुत महान कार्य है और फिर उनको जज करने वाला समाज या उसका विरोध करने वाला समाज कैसे कंज़र्वेटिव और रूढ़िवादी समाज है, वो किसी दकियानुसी सोच वाला है, ये एक प्रकार से उसके माध्यम से सेट करने का प्रयास किया जाता है। पर यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि उन महिलाओं को एक्सप्लॉइट किसने किया? इसी इंडस्ट्री ने किया। क्यों किया? अपने फ़ायदे के लिए किया, अपने पैसों के लिए किया। क्या वो अच्छी फ़िल्में बनाकर कुछ आध्यात्मिक फ़िल्में बनाकर पैसे नहीं कमा सकते थे? हमें तो देखने को मिलता है जय संतोषी माँ 70-80 के दशक में आई, उसने तो सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। आप तो ऐसी फ़िल्मों की झड़ी लगा सकते थे उसके बाद में पौराणिक फ़िल्मों की, क्यों नहीं बनाई फिर पौराणिक फ़िल्में उसके बाद में? आप उल्टा कम से कम पैसों में बिना मेहनत किए इस प्रकार से बस महिलाओं को एक्सप्लॉइट करके पैसे कमाना चाहते थे। ये सब अपने कुकर्म बताना छोड़कर, ये छुपाना छोड़कर उन बातों को आप और ज़्यादा ग्लैमराइज़ कर रहे हैं और ज़्यादा जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और जो समाज उसको गलत मानता है, उनको ही आप रूढ़िवादी और दकियानुसी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जिसने अपनी पास्ट लाइफ में जो भी किया, हर एक व्यक्ति को सही मार्ग पर आने का अधिकार है, कोई उससे मना नहीं कर रहा। परंतु उस प्रोफ़ेशन को सही बताना या उसको ग्लैमराइज़ करना, उसको स और दूसरों को भी उसके प्रति जाने के लिए प्रवृत्त करना या जो उसका विरोध कर रहे हैं उसको उनको दकियानुसी कंज़र्वेटिव कहना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। यही बात एक इंटरव्यू भी आया था जिसमें आमिर खान से सनी लियोनी के बारे में पूछा गया था। तो आमिर खान ने तो बड़ी प्रशंसा वग़ैरह कर दी। तो वहीं वहाँ पर प्रसून जोशी खड़े थे, तो उन्होंने बस इतनी सी बात कह दी थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए सनी लियोनी ने अपने पास्ट लाइफ़ में जो भी किया, वो चलो छोड़िए पर कम से कम उस प्रोफ़ेशन को, पॉर्न इंडस्ट्री को हमें सही नहीं ठहराना चाहिए। उसको हमारे बच्चों के सामने आने वाली जनरेशन्स के सामने प्रमोट नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात कही थी। ट्विटर पर बहुत लताड़ा गया था इस बात को प्रसून जोशी की कि क्या किस अधिकार से उसने पॉर्न इंडस्ट्री को या इस प्रोफेशन को गलत बताया। तो ये आप देख लीजिए हमेशा से चाहे पॉर्न इंडस्ट्री हो, आप लिबरल्स के सामने कभी भी पॉर्न इंडस्ट्री को क्रिटिसाइज़ करके देख लीजिए, वैश्य व्यवसाय को क्रिटिसाइज़ करके देख लीजिए, वो तुरंत आपके विरोध में खड़े हो जाएँगे। हुँ, वो बहुत महान कार्य की तरह वो एक प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। या इवन अभी आपकी इस गंगूबाई बात काठिया जी, हाँ, एग्ज़ैक्टली गंगूबाई काठियावाड़ी और आपकी गंगूबाई बात पे मुझे काठियावाड़ी एक में भी हुँ। हुँ, जी प्लीज़। गंगूबाई काठियावाड़ी में भी इन्होंने इसी प्रकार से वैश्य व्यवसाय को ग्लैमराइज़ किया काफ़ी।
हुँ। वो वैश्यालय को तो किसी डिज्नी वर्ल्ड की तरह उन्होंने पूरा चमक-धमक, ताम-झाम और पूरा क्या कलरफुल वो बताकर उसको लीगल करने की भी माँग की। उन्होंने ये नहीं कहा कि और उस दलदल से उन महिलाओं को छुड़ाकर उन्हें अच्छा रोज़गार दिया जाए। रोज़गार से तो इन्हें बड़ी तकलीफ होती है, उद्योगपतियों के नाम से तो छाती कूटनी है, उनको तो उद्योग धंधों को तो समाप्त करना है और वैश्य व्यवसाय को लीगल करना है। मतलब ये चाहते हैं कि हमारे घर की बहन-बेटियाँ, लड़कियाँ इस प्रकार से या तो वैश्य व्यवसाय में जाए या इनकी इंडस्ट्री में जाकर के इस प्रकार के काम करे या वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हम देखते हैं आजकल कई सारी कॉलेज में जाने वाली लड़कियां जैसे ही 18 वर्ष की वो हो जाती है तो प्रोस्टिट्यूशन को वो एक साइड बिजनेस की तरह करती है या पॉर्न इंडस्ट्री में काम करती है। अभी अमेरिका से एक न्यूज आई कि जहां पर पॉर्न इंडस्ट्री के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी खोली गई जहां पर बस लड़कियों को लड़कों को सिखाया जाएगा कि कैसे एक्ट करना है। कोई भी गूगल पर जाकर सर्च कर सकता है। और कई सारी सिंगल मदर्स, विवाह तोड़ना तो बहुत कॉमन बात है ना, तो सिंगल मदर्स एक साइड बिजनेस के रूप में अलग-अलग ऐसी प्रोस्टिट्यूट्स के लिए वेबसाइट्स बनी हुई है, जहाँ पर अपने आप को वो लिस्ट करते हैं, जो ज़्यादा बोली लगाए या फिर वो ऑनलाइन ये सब बातें हो रही है। तो ऐसा समाज लिबरल्स चाहते हैं। एक महिला अपने आत्मसम्मान के साथ जिए या पुरुष अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य की भावना से रहे, ये समाज उनको चाहिए ही नहीं है। वो तो पितृसत्तात्मक समाज हो जाता है। आपने विकास दिव्यकीर्ति की ही बात की, उनका ही एक मैंने वीडियो देखा था। वो अपने बच्चों को बता रहे थे कि कुलवधू होना कैसे रिग्रेसिव थॉट है। ये तो महिलाओं को बांध कर रखने के लिए मीठी-मीठी बातें कही जाती है। कुलवधू होना तो बहुत घटिया सोच वाली बात है। ये उनका ही वीडियो मैंने देखा था। तो वो तो उनको बातें घटिया लगती है, कुलवधू होना या एक स्त्री गृहिणी हो या अपने परिवार का ध्यान रख रही हो, अपने पति के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, वो उनको नहीं चाहिए। हाँ, ये ऐसी दुनिया चाहे वो सिंगल मदर्स प्रोस्टिट्यूट्स बन रही हो, कॉलेज में जाने वाली लड़कियाँ एक साइड बिज़नेस के रूप में वो कर रही हो या फिर पॉर्न इंडस्ट्री में जा रही हो, इन बातों को वो ग्लैमराइज़ करेंगे। मैं आपकी इसी बात से मुझे मतलब हमारी चर्चा काफ़ी लंबी हो गई। दर्शक यदि अभी तक हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। और एक आखिरी उदाहरण मुझे ध्यान आता है आप ही की बात से। मैं होता क्या है ना कि आप जितनी बातें कह रहे हैं उससे मुझे मन में उदाहरण आते जाते हैं। सरोज खान, भारत की उन्होंने भी कहा था कास्टिंग काउच। नृत्य निर्देशिका जब कास्टिंग काउच की बात आती है, जिन्होंने माधुरी दीक्षित को उनका करियर दिया, बहुत सारे बेहतरीन गाने दिए और अपनी कला में वो एकदम पारंगत है, उनकी कला से कोई समस्या नहीं। वीडियो पे उन्होंने कहा कि अरे कास्टिंग काउच होता है तो क्या होता है, 4 लड़की कमाती तो है, घर तो चलता है। अब सोचिए वो इंडस्ट्री किस प्रकार का माहौल। मेरी समस्या कला से नहीं है, ना आपकी समस्या कला से है। हम और आप फ़िल्में एन्जॉय करते हैं, फ़िल्म की कलाओं से कोई तकलीफ नहीं है। पर वो इंडस्ट्री ने क्या माहौल बना के दिया है कि कोई लड़की या कोई लड़का इवन बिना, एक तो उन्होंने टर्म इस्तेमाल कर लिया स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब है कि 10 साल फ्री में हमारे लिए काम करो, हुँ। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दो, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो भाड़ में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं। नहीं तो आजकल वो उल्लू वगैरह जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं, जहाँ पर ये जो जिन बच्चों को हाँ, वहाँ सपने फ़ॉलो करने की बात की जाती है ना, तो ये वो सपने फिर वो इस प्रकार से पूरे करवाए जाते हैं फिर। वो अपने आप को प्रूव करने के लिए कि अब तो हम मुंबई पहुँच गए, अब तो कुछ करना ही है, पैसे कमाने, घरवालों को पैसे भेजने हैं या घरवालों को साबित करना हम कुछ हो गए हैं, तो वो मुंबई में कुछ भी करते हैं और घर पे कुछ भी बताते हैं। खैर वो एक अलग कहानी है। तो ये हमारे, मुझे लगता है कि ये इतनी लंबी चर्चा है और अभी शायद ये चर्चा अगर अभी चलती रहे तो 1-2 घंटे और चलेगी। तो मेबी आज हमने परिवार की बात की, बच्चों की बात की, बॉलीवुड की, कुछ बॉलीवुड के माध्यम से ये या बॉलीवुड नहीं, फ़िल्म मेकिंग या ये जो मुंबई का ये गंदा समाज, बॉलीवुड का घृणित समाज है। बहुत सारे उदाहरण अभी भी हैं मन में, लेकिन अब मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि चर्चा बहुत लंबी हो गई है। दर्शकों को हम बहुत ज़्यादा अभी भविष्य में भी हमारे पास कई बातें होंगी करने के लिए। तो प्रतीक जी आज इस चर्चा को यदि आज्ञा दें तो हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी जो फ़िल्में आ रही हैं उस पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। सैम मानेकशॉ पे आपका हमने रिव्यू देखा, एकदम सटीक बात जो आपने कही है वही भई, गुलज़ार की बेटी अगर मेघना गुलज़ार कुछ करेंगी तो वो शिट ही करेंगी, वो ढंग का काम नहीं कर सकती। खैर एनी व्हिच वेज़, तो प्रतीक जी का चैनल फ़िल्म थ्योरीज़ प्रतीक बुराड़े ज़रूर फ़ॉलो करें फ़िल्म रिव्यूइंग के लिए और दर्शकों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर सो लॉन्ग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। बातें अगर ज़रूरी लगें तो ज़रूर शेयर करें और यदि लगता है कि आगे ऐसी बातें आपको सुननी है तो चैनल को प्लीज़ हमारा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। प्रतीक बुराड़े जी को भी सब्सक्राइब करें और आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।